पंचायत जो शब्द निकला है वो पंच से निकला है। आपने सुना होगा कि प्राचीन भारत में ग्रामीण स्वशासन किया जाता था ग्राम के लोगों के द्वारा, और उसमें गांव की प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्हीं 5 लोगों की थी, जिसका लोग मान सम्मान किया करते थे। और गांव का कोई भी इशू उनके सामने जाया करता था, कोई विवाद हो जाया करता था तो उनके द्वारा वो सुना जाता था। कि 5 व्यक्ति वहां पर एक तो आदेश देते थे कि ये वाले नियम है, इनको फॉलो करना है, तो इसको क्या बोला जाएगा, कानून निर्माण करने का काम करते थे। दूसरा उसको एग्जीक्यूट करने का, कि अगर कोई नियम उनके द्वारा बना दिया गया है तो गांव के अंदर उसको लागू करने का काम भी किसके द्वारा किया जाता था, इन्हीं के द्वारा किया जाता था। और तीसरा आता है न्याय देने का काम। तो आपने सुना होगा गांव के अंदर ही न्याय दिया जाता था, 2 पक्षों को सुना जाता था। तो जो काम न्यायपालिका में होते हैं वो गांव के अंदर इसी पंचों की एक टोली के द्वारा किया जाता था। तो आप देखते होंगे कि एक छोटी सी जगह पे गांव के लोग एकत्रित होकर, जिसमें 5 व्यक्ति मुख्य रूप से वहां पे बैठेंगे और वहां फिर निर्णय देंगे। तो वहीं से पंचायती शब्द निकला है पंच से। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। अब ग्रामीण का मतलब है गांव, जो गांव का इलाका है। स्थानीय का मतलब है गांव के स्तर पर ही, स्थानीय स्तर पर ही। स्वशासन का मतलब क्या है, खुद से शासन करना। गांव के लोग खुद से शासन करते थे। पहला जो पॉइंट आ रहा है भारत के सभी राज्यों में। अब भारत के सभी राज्यों में क्यों होगा, क्योंकि केंद्रीय विधान पालिका, जिसको हम संसद कहते हैं, उसके द्वारा संविधान संशोधन लाकर इसको पारित किया गया था और कंपलसरी किया गया था 1992 में, 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको संविधान में शामिल किया गया था। अनुच्छेद 368 किसकी बात करता है, संवैधानिक संशोधनों की बात, कि संविधान तो बन गया परंतु विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अगर कोई चेंज करने की जरूरत उसमें होगी तो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1992 में संविधान में पंचायती राज को शामिल किया गया था। और जब भारत की केंद्रीय विधान पालिका यानी कि संसद के द्वारा इसको पारित किया गया है तो इसका अर्थ ये भी हो जाता है कि यह भारत के सभी राज्यों के ऊपर एक समान रूप से लागू होगा, क्योंकि केंद्र की संसद के द्वारा किया गया है। केवल किसी राज्य की विधान पालिका के द्वारा नहीं, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधान पालिका के द्वारा नहीं, बल्कि संसद के द्वारा। केंद्रीय विधान पालिका जब हम कह देते हैं तो हम कहते हैं कि ये पूरे देश में लागू होगा। ये 73वां संवैधानिक संशोधन भारत के सभी राज्यों में लागू होगा। और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र, जमीनी स्तर का मतलब क्या है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ग्रास की जो रूट होती है वहां तक डेमोक्रेसी लाना। ग्रास रूट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि किसी भी पेड़ की या छोटे से एक पौधे की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, उसकी रूट, उसकी इम्पोर्टेंस है। और रूट चली जाएगी, अगर आप ऐसे उगा देंगे घास तो क्या होगा, 2 दिन बाद वो सूख जाएगा। तो रूट क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसलिए रूट तक पानी जाना चाहिए, रूट तक जितने भी न्यूट्रिएंट है वो जाने चाहिए। नहीं जाएंगे तो क्या होगा, पौधा मर जाएगा। लाइकवाइज ये ऑब्जर्व किया गया कि भारत की लगभग अराउंड आजादी के बाद 80% जनसंख्या तो गांव में रह रही है, और आज के टाइम में भी एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन गांव के अंदर रहता है। तो गांव के अंदर तक विकास पहुंचे, सरकार की योजनाएं गांव के लोगों तक पहुंचे, गांव के लोग भारत के इस लोकतंत्र को एंजॉय कर पाए, इसको उत्सव की तरह मना पाए, उन तक पॉलिसीज पहुंचे, डेवलपमेंट के काम पहुंचे। उसके लिए ये पंचायती राज लाया गया था, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु, कि जमीन के स्तर पर हमें लोकतंत्र लागू करना है। और लोकतंत्र की मूल भावना क्या है, लोकतंत्र की जो मेन स्पिरिट है वो यही है, लोकतंत्र लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए सरकार है। परंतु ये बात तब धूमिल हो जाती है जब हम केवल लोकसभा तक सीमित रहते हैं या राज्य की विधान पालिकाओं तक सीमित रहते हैं। अब एक एमएलए तो नहीं सुन सकता ना सभी की ग्रीवांसेस, सभी की शिकायतें एक एमएलए तो नहीं सुन सकता, और प्रधान इजीली सुन सकता है। तो इसलिए यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। अब इसको स्थापित करने की जिम्मेदारी किसकी है, राज्य की विधानसभाओं की। कोई भी राज्य की विधानसभा मना नहीं कर सकती, क्योंकि 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा यह कंपलसरी बनाया गया कि आपको अपने राज्य के अंदर इन संस्थाओं का निर्माण करना है। इससे पहले यह राज्य की इच्छाओं के ऊपर निर्भर था। 1992 से पहले, 1992 से पहले राज्य की इच्छा के ऊपर निर्भर था कि वह इसको स्थापित कर भी सकते थे और नहीं भी कर सकते थे। परंतु 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा राज्य की विधानसभाओं के लिए ये कंपलसरी कर दिया गया कि आपको इसको स्थापित करना ही करना है। तो हिमाचल के अंदर यदि पंचायती राज के चुनाव होते हैं तो कौन कराता है, राज्य की सरकार ही कराती है, राज्य ही करवाता है।
इसके लिए राज्य का अलग से चुनाव आयोग है। आपने चुनाव आयोग के बारे में सुना होगा, 2 प्रकार के चुनाव आयोग हैं। एक केंद्रीय स्तर का चुनाव आयोग है और एक राज्य स्तर का चुनाव आयोग है। राज्य स्तर का जो चुनाव आयोग है वह केवल राज्य की पंचायतों के चुनाव और राज्य की नगर पालिकाओं के चुनाव करवाता है। और जो केंद्र के स्तर का चुनाव आयोग है वह किस किस के चुनाव करवाता है? लोकसभा के चुनाव करवाता है, राज्यसभा के करवाता है, प्रेसिडेंट के करवाता है, उपराष्ट्रपति के करवाता है और राज्य की विधान पालिकाओं के जो एमएलए बनते हैं ये भी किसके द्वारा करवाए जाते हैं? केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा। राज्य का चुनाव आयोग केवल पंचायतों और शहरों के चुनाव कंडक्ट करवाता है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधान पालिकाओं द्वारा स्थापित किया गया। इसे ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया कि गांव का जो विकास करना है, ग्राम के लिए जो योजनाएं बनानी है वो आपने बनानी है। 1992 के 73 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया। उसी के साथ एक जुड़ा हुआ प्रश्न है कि क्या भारत में केवल 1992 में ही पंचायती राज की शुरुआत होती है या उससे पहले भी कुछ इसका रूप देखने को मिलता है आजादी के बाद? तो यहाँ पर उसका आंसर दिया गया पंचायती राज का विकास। पहला आता है बलवंत राय मेहता समिति। अब इसी के साथ जुड़ा हुआ एक प्रश्न आता है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत की सरकार के द्वारा 1952 में लागू किया गया था। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, समुदायों के विकास के लिए भारत की सरकार प्रयास करेगी। ये क्यों चलाया गया था? ये इसीलिए चलाया गया था कि इसकी स्पिरिट क्या थी? इसकी स्पिरिट थी कि जो सरकार के द्वारा पैसे भेजे जाते हैं, केंद्र की सरकार के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई जाती है, क्या वाकई में लोगों को उसका फायदा मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा? तो उसके लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में। इसी के साथ राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत 1953 में हुई थी। तो ये 2 कार्यक्रम सरकार के द्वारा शुरू किए गए थे कि हमें लोगों तक अपनी पॉलिसीज पहुंचानी है, लोगों तक अपना विकास पहुंचाना है। जो लोगों के द्वारा ये सरकार चुनी जा रही है, ये क्यों चुनी जा रही है लोकतंत्र में? वो इसलिए चुनी जा रही है ताकि वो सरकार लोगों की इच्छाओं के अनुसार अपने निर्णय ले सके, लोगों की इच्छाओं के अनुसार ही विकास कर सके। अब लोगों ने सरकार तो चुन दी है, परंतु क्या लोगों की इच्छाओं के अनुसार काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? तो सरकार ने कोशिश करी कि लोगों की इच्छा के अनुसार हम काम करेंगे और उसके लिए 2 कार्यक्रम 1952 और 1953 में चलाए गए। और फिर कुछ टाइम बाद सरकार को थोड़ा डाउट हुआ कि हम जो पॉलिसीज चला रहे हैं या जो कार्यक्रम हमारे द्वारा चलाए गए हैं, क्या ये लोगों तक पहुंच भी रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं? उसकी जांच के लिए एक समिति सरकार के द्वारा बनाई गई थी। समिति का गठन किया गया कि भारत की सरकार के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई जाती है या राज्यों की सरकारों के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई जाती है, क्या उनका फायदा सच में ही लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? अगर पहुंच रहा है तो उसमें और क्या सुधारों की जरूरत है? अगर नहीं पहुंच रहा है तो क्यों नहीं पहुंच रहा है? तो ये सारे कार्यों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। तो बलवंत राय मेहता थे तो इसी के कारण इसका नाम बलवंत मेहता समिति भी बन जाता है। मेहता समिति भी बोल सकते हैं इसको आप, बलवंत राय मेहता समिति भी बोल सकते हैं। समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्वायत्तता की योजना की सिफारिश की, जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या मतलब है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का शाब्दिक अर्थ है लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, यानी सत्ता, जिम्मेदारियों और निर्णय लेने की क्षमता का केंद्र और राज्य सरकारों से हटाकर स्थानीय स्तर पर स्थानांतरण करना। तो क्या था, जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस वक्त 2 प्रकार की सरकारें थी, एक केंद्र की सरकार और एक राज्य की सरकार। कि सत्ता के 2 ही केंद्र थे, या तो केंद्र की सरकार थी, किसी को अपने इलाके के विकास के लिए या तो संसद की तरफ देखना पड़ता था या तो राज्य की विधानसभा की तरफ देखना पड़ता था। अब मान लीजिए कि यहाँ पर या किसी गाँव के अंदर कोई व्यक्ति बैठा है जिसके गाँव से दिल्ली कोसों दूर है और जिसके गाँव से शिमला भी काफी दूर है, वो अपना विकास कैसे कर पाएगा? क्योंकि ना तो उसकी आवाज दिल्ली तक पहुंच पा रही है और ना ही शिमला तक पहुंच पा रही है हिमाचल के संदर्भ में। तो उसकी आवाज जल्दी से उन कानों तक पहुंचे जिनके हाथ में सत्ता है। अगर उनके कानों तक पहुंचेगी तो जल्दी से ही उनका विकास भी होगा। इसलिए सत्ता के केंद्र केवल 2 थे, या तो केंद्र की सरकार थी या तो राज्य की सरकार थी। इसके अलावा भी कोई और केंद्र सत्ता का होना चाहिए ताकि वो व्यक्ति अपनी डिमांड वहां पे रखे कि मुझे अपना विकास करवाना है तो आप ये वाले काम मेरे कर दीजिए। तो इसको बोलते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी सत्ता, जिम्मेदारियों और निर्णय लेने की क्षमता का केंद्र और राज्य सरकारों से हटाकर स्थानीय स्तर पर स्थानांतरण करना। तो ये जो सिफारिश करी गई थी, ये किसके द्वारा करी गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्वायत्तता की योजना की सिफारिश की। स्वायत्तता का मतलब क्या होता है? एक प्रकार की आज़ादी, एक प्रकार की काम करने की ज़्यादा फ्रीडम देना। अगर ग्रामों को अपना विकास करना है तो वह स्वायत्त है,
वह फ्री है किससे? केंद्र की सरकार से और राज्य की सरकार से। वो अपने दिमाग से, अपने लोगों की जरूरतों के हिसाब से आपसी बातचीत कर कर उनके लिए योजनाएं बना सकते हैं, उनके लिए निर्णय ले सकते हैं, उनके विकास के कार्यक्रम कर सकते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण स्वायत्तता की योजना की सिफारिश की, जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। समिति द्वारा दी गई विशिष्ट सिफारिशें निम्नलिखित हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा क्या क्या सिफारिशें दी गई थी? पहली तो सिफारिश यही दी गई थी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना है, पंचायती राज हमें लाना है। 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना, गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, ब्लॉक के स्तर पर पंचायत समिति होगी और जिला के स्तर पर क्या होगा? जिला परिषद। तो 3 स्तर यहाँ पे बताया। पहला स्तर पंचायत, हमारी पंचायतें होती हैं, आपने पाया कि कुछ उसमें वार्ड मेंबर होते हैं, कहीं पे 5 है, कहीं पे 7 है, कहीं पे 9 है। उन वार्ड मेंबर्स के एक एरिया को मिलाकर एक प्रधान चुना जाता है। वार्ड मेंबर होता है, फिर प्रधान होता है। तो प्रधान ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक पंचायत को कर रहा है। उसी के साथ आप एक बीडीसी का चुनाव भी करते हैं। अब बीडीसी जो है नुमाइंदा आपका कहाँ पे बैठेगा? ये ब्लॉक स्तर पे बैठेगा, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इसको बोलते हैं। उसके बाद आता है जिला परिषद, तो ये जिले के लेवल पे बैठेगा। तो ये 3 स्तरों पर पंचायतों का गठन किया गया कि हमारे नुमाइंदे जो हैं वो 3 स्तर पे बैठेंगे। एक पंचायत के स्तर पर जो सेक्रेटरी के साथ बैठ रहा है, एक ब्लॉक के स्तर पर जो ब्लॉक ऑफिसर के साथ बैठ रहा है, एक जिले के लेवल पर। जिले के लेवल पे जो भी ऑफिसर होंगे उनके साथ बैठकर ये बताएगा कि मेरे जिले से ये डिमांड्स आई हैं, आप इसको ये वाले जो प्रपोजल है इनको आप आगे पारित करवाइए। तो एक श्रृंखला बना दी गई। तो राज्य के नीचे क्या आता है? जिला ही तो आता है। विकेंद्रीकरण का एक अर्थ आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो डिमांड है ये जमीन से उठ रही है, लोगों की डिमांड उठ रही है। कि सबसे पहले स्तर पर क्या है? ग्राम सभा। ग्राम सभा में कौन कौन लोग आते हैं? प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ग्राम पंचायत के अंदर रहता है, जिसकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर हो चुकी है, उसको ग्राम सभा का सदस्य बोला जाता है। उसी को आप ग्राम सभा बोलेंगे। यदि आप में से कोई 18 वर्ष का हो गया है, जो ऊपर चला गया है और उसको वोटिंग राइट मिल गया है, वो ग्राम सभा का मेंबर है। तो पहला समझ आ गया, ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में जाकर लोग आपसी बातचीत करेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि बुलाया जाता है आपकी ग्राम पंचायत में लोगों को कि आप आइए, आज मीटिंग है, आज कोई रेजोल्यूशन पास होगा, पर लोग जाते नहीं है। ये थोड़ी दिक्कत की बात है। तो लोग वहां पर जाएंगे और उसके बाद आपसी बातचीत करेंगे और प्रधान को सजेशन देंगे। वहां के जो वार्ड मेंबर होंगे उनको सजेशन देंगे कि ये वाली नीति लाओ। फिर प्रधान सेक्रेटरी को रिकमेंड करेगा कि इस तरीके के काम होने चाहिए। फिर आगे चलकर इस तरीके से बातचीत होती है। तो इसी को आप क्या बोलते हैं? विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो डिमांड है वह लोगों से उठ रही है, नीचे से उठ रही है और लोगों की जरूरतों को वाकई में वो पूरा भी कर रही है। तो ये तीनों जो स्तर हैं वो आपस में जुड़े होंगे। तो कुल मिला के आपसी सहयोग से 3 स्तर पे काम हो रहा है। ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए। ये सिफारिश करी गई थी बलवंत राय मेहता के द्वारा। आज के टाइम के साथ मैं इसलिए रिलेट कर पा रहा हूं क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारी जो बलवंत राय मेहता के समिति के द्वारा जो सिफारिशें दी गई थी, लगभग हम इसी को फॉलो करते हैं। आज के जो चुनाव होते हैं वो इसी को फॉलो करके होते हैं लगभग। ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए, ऐसी सिफारिश करी थी। जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा होना चाहिए। सभी योजना और विकास के कार्य इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए। यानी कि मतलब क्या है कि जितने भी जो विकास के कार्यक्रम है और जितनी भी योजनाएं जो बनाई जाएंगी लोगों के लिए, वो उन्हीं को सौंप दिए जाने चाहिए ताकि लोगों का विकास अच्छे से हो सके। पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय और जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। अब पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल की होगी वह काम करेगी, एग्जीक्यूशन करेगी काम की, और जिला परिषद क्या करेगी? केवल सलाह देगी कि आपको ऐसे काम करना चाहिए। जिला परिषद का जो अध्यक्ष है वह जिलाधिकारी होना चाहिए, जिले के लेवल का अधिकारी होना चाहिए। इन लोकतांत्रिक निकायों में शक्ति और उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए। ये जो पंचायती राज बनाई जाएंगी, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा कहा गया कि ऐसा नहीं है कि आप कागजों में बना दें, उनको पावर भी दीजिए अपने नियम बनाने के, उनको लागू करने के और लोगों को न्याय देने के। इसी के साथ उनका उत्तरदायित्व भी निश्चित होना चाहिए। यदि पावर उनको मिलती है तो उत्तरदायित्व भी उनका है कि कल को कोई घोटाला हो जाता है तो जिम्मेदारी भी तो उनकी है। ये चीज मैं आपको पहले ही बता रहा था कि जब कोई व्यक्ति एक पब्लिक ऑफिस पे बैठ जाता है तो अगर उसको पावर मिली है तो जिम्मेदारी भी तो उसकी है, उसको जिम्मेदारी भी तो निभानी पड़ेगी। केवल पावर से नहीं चलेगा ना कि उसको पावर मिलेगी और वो बोलेगा कि नहीं, पावर तो मुझे पसंद है पर जिम्मेदारी मुझे पसंद नहीं है, तो जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी। इन निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए ताकि ये अपने कार्य और जिम्मेदारियों को संपादित करने में समर्थ हो सके। तो इनको उतना पैसा मिलना चाहिए, उतने रिसोर्सेज, उतने संसाधन इनके होने चाहिए जिससे कि यह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर सके। अब ये पैसा कहाँ से आएगा? केंद्र की सरकार देगी, राज्य की सरकार देगी, या फिर इन पंचायतों को खुद से टैक्स लगाने की शक्ति मिले
वो कहीं से भी आ सकता है, पर उनको एटलीस्ट उतने उनके पास संसाधन अवेलेबल होने चाहिए ताकि वह लोगों का विकास कर सके। भविष्य में अधिकारों के और अधिक प्रत्यायन के लिए एक पद्धति विकसित की जानी चाहिए। समिति की इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार किया गया, 1958 में। तो इस कमेटी की ये जो रिपोर्ट्स दी गई थी 1957 में, नवंबर 1957 में बताया, 1958 में इनको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया। परिषद ने किसी विशिष्ट प्रणाली या नमूने पर जोर नहीं दिया और यह राज्यों पर छोड़ दिया ताकि वे अपनी स्थानीय स्थिति के अनुसार इन नमूनों को विकसित कर सके। कि इसको स्वीकार किया गया और कहा गया कि हम ये राज्यों के ऊपर छोड़ते हैं, उनके जितने संसाधन हैं उसके अनुसार उनको जो ठीक लगे वहाँ अपने राज्यों के लेवल पे पंचायती राज स्थापित कर सकते हैं। तो एक प्रकार की डायरेक्शंस थी, एडवाइस ही थी, इसमें कंपल्सरी नहीं बनाया गया, किंतु बुनियादी सिद्धांत और मुख्य आधारभूत विशेषताएं पूरे देश में समान होनी चाहिए। इसके द्वारा ये डायरेक्शंस तो जारी करी गई, परंतु ये कहा गया कि इसका बेस जो है वह सभी देश में एक जैसा होना चाहिए। कुछ जो मूलभूत सिद्धांत है वह एक जैसे होने चाहिए, बाकी उसमें चेंजेस हो सकते हैं। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। अब 2 अक्टूबर का दिन क्यों डिसाइड किया गया था? क्योंकि महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि ग्रामीण, हमारे देश अगर महान था तो उसका आधार क्या था? ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या आ जाता है? पंचायत आ जाती है, पंच आ जाते हैं। तो इसलिए महात्मा गांधी जी का एक प्रोजेक्शन थी कि गांव के अंदर देवता रहते हैं, इसलिए अगर हमें अपने देश को फिर से महान बनाना है तो हमें गांव का उत्थान करना पड़ेगा। तो उन्हीं की इस स्पिरिट को याद रखते हुए पंचायती राज को महात्मा गांधी जी के साथ जोड़ के देखा जाता है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 40 भी पंचायती राज का जिक्र करता है, जो कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर ही ऐड किया गया है। तो इसलिए महात्मा गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस योजना का उद्घाटन किया गया, जब राजस्थान देश का पहला राज्य बना जिसने पंचायती राज की स्थापना की। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इस योजना को 1959 में लागू किया। इसके बाद बहुत सारे राज्यों ने इसको लागू किया अपने।